प्यारे विद्यार्थी नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके इस YouTube चैनल पर। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सा पाठ, वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय। ठीक है ना, पाठ का नाम है वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय। इसमें हम लोग कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स की चर्चा करेंगे। ये इस पाठ का पहला लेक्चर है। इसके बाद आप लोगों को लेक्चर सेकेंड आप लोगों को अपलोड किया जाएगा। ठीक है ना, तो आइए देखते हैं, कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स को इसमें कवर करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में इस लेसन को कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है ना, तो सबसे पहली हेडिंग है आपकी, पहली हेडिंग है क्षेत्रफल सदिश। क्या है? क्षेत्रफल सदिश या एरिया वेक्टर। ठीक है, एरिया वेक्टर देखिए क्या होता है। क्षेत्रफल सदिश जो होता है वो मान लेते हैं कोई ये सरफेस है, कोई पृष्ठ है ये। ठीक है, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल a है। ठीक है ना, इस क्षेत्रफल के लंबवत एकदम ऊर्ध्वाधर और ऊपर की दिशा में, ठीक है ना, एकांक सदिश जो होता है उसी को हम लोग क्षेत्रफल सदिश कहते हैं, यानी कि a कैप कहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कभी कभी क्षेत्रफल को सदिश के द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसी सदिश को हम लोग क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। और यहाँ से हम लिख सकते हैं a कैप क्षेत्रफल सदिश a कैप बराबर वेक्टर a अपान में माडा वेक्टर a। ठीक है, इसके बाद आपकी आती है नेक्स्ट हेडिंग, क्षेत्रफल सदिश के बाद आपका आता है वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, वैद्युत फ्लक्स है या इसी को अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है ना, तो देखिए क्या होता है। पहले तो हम लोग चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे, उसके बाद आप लोगों को फार्मूला बेस्ड एक डेफिनेशन बताई जाएगी। तो देखिए क्या होता है ये, जैसे मान लेते हैं ये कोई वैद्युत क्षेत्र में कोई काल्पनिक पृष्ठ है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र में स्थित ये कोई काल्पनिक पृष्ठ है। इस काल्पनिक पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो मान लेते हैं कैपिटल ए। ठीक है, और इसमें यहाँ पे जो हम लोग इस काल्पनिक पृष्ठ की कल्पना किए हैं, एक काल्पनिक पृष्ठ है ये। इस काल्पनिक पृष्ठ के अभिलंब इसके एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल से जितनी भी वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी, उन्हीं गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की जो संख्या होगी उसी पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स कहलाएगी। पास समझ रहे हैं? परिभाषा आपकी हो गई। यहाँ से डेफिनेशन क्या बनेगी, किसी भी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को उसका वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, जबकि इस पृष्ठ का जो क्षेत्रफल हो वो एकांक हो। या ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल के अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है ना, तो या दूसरी डेफिनेशन में हम लोग यहाँ से बता सकते हैं, इसको फाई से डिनोट करते हैं। तो फाई बराबर होता है, सूत्र है इसका वेक्टर ई डॉट ए। अगर स्मॉल एलिमेंट है तो यहाँ से डी फाई हम लोग ले सकते हैं। डी फाई बराबर हो जाएगा वेक्टर ई डॉट में डी। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये है, यहाँ पे वेक्टर ई का मतलब आप लोग समझ रहे हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। डी ए का मतलब है क्षेत्रफल सदिश। ठीक है ना, डी ए का मतलब क्या है? क्षेत्रफल सदिश है। तो ये क्षेत्रफल सदिश हो गया और ये हो गई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दोनों का जो अदिश गुणन है, अदिश गुणन का मतलब दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वही आपका क्या कहलाता है? वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। ठीक है, फिर से एक बार क्लियर करते हैं, किसी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल को उस पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्लियर है? तो यहाँ से वैद्युत फ्लक्स बराबर हो गया डी फाई बराबर ई डॉट डी ए, या इसको और हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं। ई डॉट डी ए को ए डॉट बी के फार्मूला से हम लोग इसका एक्सपेंशन करेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ से डी फाई बराबर हमारा क्या मिल गया है? ई डी ए कॉस थीटा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हेडिंग है आपकी वैद्युत फ्लक्स
वैद्युत फ्लक्स का मात्रक व बीमा, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक व बीमा। ठीक है, डायमेंशन फार्मूला बताना, इसकी यूनिट बतानी है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। तो इसको जरा समझ लेते हैं ये क्या होता है। देखिए हमने अभी बताया आप लोगों फार्मूला फाई बराबर या डी फाई बराबर क्या होता है ई डी ए। ठीक है, वेक्टर ई डॉट में डी। तो यहां से हम लोग जानते हैं डी फाई का यानी कि फाई का जब हम लोग मात्रक लिखने लगेंगे तो इस राइट हैंड साइड में जो भी यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और ये जो भी अवयव है ई है और डी ए है, दोनों का हम लोग मात्रक लिख देंगे। दोनों का मात्रक लिखने के बाद जो हमारा रिजल्टेंट यूनिट मिलेगा वही हो जाएगा वैद्युत फ्लक्स का मात्रक। क्लियर है, आइए लिखते हैं डी फाई का मात्रक बराबर, यहां से हमारा बनेगा डी फाई का मात्रक बराबर ई का मात्रक, वेक्टर ई का मात्रक और गुणे डी ए का मात्रक। ठीक है ना, एक ई का मात्रक लिख देना है और डी ए का मात्रक लिख देना है। ई का मात्रक हम लोग जानते हैं वोल्ट प्रति मीटर होता है, यहां से लिख देंगे वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है ना, या न्यूटन प्रति कूलम भी लिख सकते हैं। इनटू डी ए का होता है मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। एक मीटर स्क्वायर से ये जो मीटर है कट जाएगा, एक मीटर से एक मीटर कट गया है। यहां से हमारा जो मात्रक बन रहा है वो हो जा रहा है वोल्ट मीटर। ठीक है, यहां से हमारा क्या हो गया डी फाई यानी कि वैद्युत फ्लक्स का जो मात्रक है डी फाई का मात्रक वो बराबर क्या मिल गया है वोल्ट मीटर मिल गया है। ठीक है ना, उसके बाद आपका आता है इसकी बीमा निकालना है। तो यहां से हम लोग देख रहे हैं डी फाई की जब बीमा लिखेंगे, फाई की बीमा लिखना है, फाई की बीमा, डी फाई की जितनी बीमा होगी वही फाई की भी होगी, वो केवल उसी का स्मॉल एलिमेंट है। तो यहाँ से फाई की बीमा बराबर हम लोग कवर करेंगे। तो यहाँ से क्या बनेगा फाई बराबर हम लोग पाएंगे क्या वोल्ट मीटर। ठीक है, फाई बराबर क्या मिला है वोल्ट मीटर मिला है। और वोल्ट मीटर से यहाँ से हम लोग वोल्ट को डिफाइन करेंगे। वोल्ट होता है विभव का मात्रक और विभव बराबर होता है W अपान Q। ठीक है ना, V बराबर कितना होता है W अपान Q होता है। तो यहाँ से हम लोग वोल्ट को लिख सकते हैं, वोल्ट बराबर क्या हो जाएगा W का मात्रक होता है जूल और Q का मात्रक क्या होता है कूलम होता है। तो यहाँ से लिख देंगे जूल और बटे में कूलम। ठीक है ना, जूल प्रति कूलम और इंटू मीटर। ठीक है, अब जूल को भी थोड़ा सा प्रसार करेंगे। जूल का मतलब होता है W का मात्रक और W यानी कि कार्य को हम लोग लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। प्रति सेकेंड स्क्वायर का मतलब बटे में लिख देना है सेकेंड का स्क्वायर। ठीक है, और इंटू में क्या बनेगा जरा देखिए, कूलम को हम लोग लिख देंगे, कूलम बराबर होता है आवेश का मात्रक और Q बराबर होता है IT ना। तो कूलम बराबर हो जाएगा I का मात्रक एम्पियर, I का मात्रक हो गया एम्पियर और T का मात्रक क्या हो गया सेकेंड। ठीक है ना, और इंटू यहाँ से मीटर बचा हुआ है। एक बार फिर से समझ लेते हैं, जूल का होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर और यहाँ बटे में कूलम था, कूलम का मतलब हो जाएगा एम्पियर सेकेंड। तो यह एम्पियर सेकेंड लिख दिए हैं, उसके बाद मीटर था मीटर लिख दिए हैं। ठीक है ना, तो यहाँ से बन जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर का मीटर में गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा मीटर क्यूब। ठीक है ना, और बटे में सेकेंड का स्क्वायर और सेकेंड का गुणा करा देना है, सेकेंड का क्यूब हो जाएगा, सेकेंड घात में 3 और एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, एम्पियर। अब यहाँ से बीमा हम लोग लिखेंगे, बीमा लिखने के लिए किलोग्राम यानी कि द्रव्यमान का मात्रक होता है, इसको लिखते हैं बड़े कोष्ठक के अंदर m। ठीक है ना, और मीटर है, मीटर लंबाई का है, इसका L लिखेंगे, 3 लगा है यहाँ पे 3 कर देंगे L3 और अपान में T में भी 3 है तो यहाँ से भी लिख देना है T3। T का मतलब टाइम है, समय है, समय का जो मात्रक है सेकंड यहाँ पे दिया गया है
तो ये हो जाएगा T⁻3 और एम्पियर को ए से डिनोट करते हैं, यहाँ से ए लिख देना है। इन सबको ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी बीमा फाइनली हमें मिलेगी mL3, ठीक है। T को ऊपर लेके जाएंगे तो हो जाएगा T-3, A को ऊपर लेके जाएंगे तो A-1, ठीक है ना। यहाँ से कोई दिक्कत है? आई होप इतना समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। इसके बाद आपका आता है नेक्स्ट हेडिंग है घन कोण। घन कोण देखिए क्या होता है, क्यूब एंगल है। तो मान लेते हैं कोई ये गोली पृष्ठ है, ठीक है, या कोई गोला ही ले लेते हैं। इस गोले पर एक कोई छोटा सा पृष्ठ काटेंगे, ठीक है, और इस छोटे से पृष्ठ का क्षेत्रफल मान लेते हैं DA। क्या है? DA है। और इस गोले का केंद्र है O, ठीक है। और इस DA द्वारा जो यहाँ पे मिलाने से जो कोण बन रहा है, ये कोण, ये वाला जो कोण बन रहा है, उसी कोण को हम लोग क्या बोलते हैं? समतली कोण है एक विशेष प्रकार का। तो इसी कोण को हम लोग घन कोण कहते हैं। इसको ओमेगा से प्रदर्शित किया जाता है। थोड़ा सा परिभाषा आप लोग समझिएगा। यहाँ से हमें मिल रहा है d ओमेगा बराबर, सूत्र होता है DA/r²। कहने का मतलब ये है किसी भी गोले के किसी पृष्ठ द्वारा उसके केंद्र पर बनने वाले कोण को घन कोण कहते हैं। बात समझ में आ रही है? किसी भी गोले के किसी पृष्ठ द्वारा उसके केंद्र पर बनने वाला जितना भी कोण होता है वो क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? वो आपका घन कोण कहलाता है, ठीक है। इसमें एक कल्पना करेंगे, ये समतली कोण है। ये किसी विशेष समतल के द्वारा, कोई समतल है, इसके किसी पॉइंट पर यानी कि केंद्र पर इस समतल के चारों तरफ से जो भी रेखाएं आएंगी वो जितना कोण बनाएंगी, वो बीच वाला जो पूरा कोण होगा वो क्या कहलाएगा? घन कोण कहलाता है। यहाँ पे देख रहे होंगे इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। और घन कोण बराबर होता है DA/r²। और इसका जो मात्रक होता है घन कोण का, वो आपका होता है स्टेरेडियन। घन कोण का क्या मात्रक होता है? स्टेरेडियन होता है, ठीक है ना। इसके बाद आइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपकी हेडिंग है बहुत ही महत्वपूर्ण सी हेडिंग, ठीक है ना, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हेडिंग है आपकी गॉस की प्रमेय या गॉस का नियम, ठीक है। गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय जरा समझते हैं क्या है। ये गॉसेस लॉ है या गॉसेस थ्योरम है। तो देखिए क्या है, ये मान लेते हैं कोई भी, यहाँ पे बनाते हैं कोई भी, ये कोई पृष्ठ है, ठीक है ना, ये कोई पृष्ठ हो गया और इस पृष्ठ के केंद्र पर यहाँ पे कोई प्लस क्यू आवेश स्थित है, ठीक है। और यहाँ से एक छोटा सा पृष्ठ काटा गया है। इसके द्वारा जो बनने वाला कोण है वो मान लेते हैं वही घन कोण d ओमेगा है, ठीक है। और इसकी जो त्रिज्या है वो स्मॉल r है। इस पे जो क्षेत्रफल है इसका वो dA है। तो इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा, तो इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो एकदम तल के लंबवत बाहर की ओर होगा, क्योंकि हमने भी बताया था क्षेत्रफल सदिश जो होता है पृष्ठ के लंबवत ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर होता है। क्लियर है? यहां से अब देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा हमेशा प्लस क्यू से विपरीत दिशा में होती है। तो ये प्लस क्यू आवेश है, प्लस क्यू आवेश अब यहाँ से आएगा, यहाँ से होकर के जाएगा, तो ये सीधा एकदम बाहर की ओर होगा, ऊर्ध्वाधर बाहर की ओर। तो ये हो जाएगा आपका ऊर्ध्वाधर बाहर की ओर हो जाएगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इस दिशा में हम लोग क्या बना लेंगे? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और यहाँ पे देख रहे हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश दोनों के बीच बनने वाला कोण मान लेते हैं थीटा है, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश दोनों के बीच बनने वाला जो कोण है उसका मान है थीटा। तो प्रमेय कहती है कोई भी पृष्ठ हो, ठीक है, कोई काल्पनिक पृष्ठ हो या कोई पृष्ठ हो, उस पृष्ठ से निर्गत जो संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स होता है, ठीक है ना, उस पृष्ठ से निर्गत संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश यानी कि Q का 1/ε0 गुना होता है। यहाँ पे हम लिख के बताते हैं आप लोगों को। किसी भी पृष्ठ से निर्गत संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से निर्गत संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का, कुल आवेश यानी कि Q का 1/ε0 गुना होता है।
1/ε0 गुना होने का मतलब है इसी में 1/ε0 से गुना कर देना यानी कि गुणा कर देना है, इसी के बराबर होता है। यह हम लोग इसी को थोड़ा सा सरल करके लिखेंगे तो हो जाएगा phi इज इक्वल्स टू Q/ε0। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ से हमने आप लोगों को गॉस की प्रमेय बताया। गॉस की प्रमेय के अनुसार किसी भी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से निर्गत संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है ना? यह यहाँ से हमें मिल जाएगा phi इज इक्वल्स टू Q/ε0। आइए इसको प्रूव कर लेते हैं हम लोग। गॉस की प्रमेय का प्रूफ देखिए, वी नो दैट, थोड़ा सा यहाँ पे हिंदी लिखनी है, हम आप लोगों को बता देते हैं, आप लोग लिखिएगा। माना कोई भी एक किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु O पर एक आवेश प्लस Q स्थित है। इसके चारों ओर एक गॉसियन पृष्ठ है जिसकी त्रिज्या स्मॉल r है। गॉसियन पृष्ठ आप लोगों को हम क्लियर कर देते हैं। गॉसियन पृष्ठ का मतलब होता है कोई ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिस पर या जिसके चारों ओर या जिस पृष्ठ पर या जिस पृष्ठ के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत फ्लक्स या क्षेत्रफल सदिश कोई भी चीज हमें ज्ञात करनी रहेगी तो कोई एक पृष्ठ की कल्पना की जाती है। वही जो काल्पनिक पृष्ठ होता है उसी को कहते हैं गॉसियन पृष्ठ। ठीक है? तो यहाँ पे गॉसियन पृष्ठ है जिसकी त्रिज्या स्मॉल r है और इसके किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश दोनों के बीच बनने वाला जो कोण है वो थीटा है। ठीक है ना? तो यहां से हम लोग जानते हैं d फाई बराबर होता है वेक्टर E डॉट डी। ठीक है? तो यहां से हमारा हो जाएगा d फाई इज इक्वल्स टू a डॉट b का सूत्र लगाएंगे। यहाँ पे थीटा का मान थीटा ही है तो कोण का मान थीटा है तो हो जाएगा E dA cos थीटा। a डॉट b से a भी cos थीटा होता है। थीटा यानी कि कोण, दोनों के बीच का कोण कितना है? थीटा है, तो यहाँ पे लिख देना है E dA cos थीटा। ठीक है? अब आगे हम लोग यहाँ पे समाकलन करेंगे। समाकलन करने पर समाकलन करेंगे साथ ही साथ E का मान भी लिखेंगे। तो यहाँ पे एक बार हम लोग समाकलन का चिन्ह लगाते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ d फाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ E dA cos थीटा। ठीक है ना? इसके बाद यहां से हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ d फाई इज इक्वल्स टू E की वैल्यू हम लोग लिखेंगे। E बराबर होता है 1/4πε0 इंटू Q अपान में r स्क्वायर, ये हो गया E का मान, और dA cos थीटा यहाँ से बच रहा है तो यहाँ पे साथ ही साथ लिख देना है dA cos थीटा। अब जो भी नियतांक है Q और 4πε0 इनको बाहर कर लेंगे और d फाई का समाकलन लिख देंगे। d फाई का समाकलन होता है फाई बराबर हो जाएगा Q/4πε0 को बाहर कर लेंगे, यहाँ से जाएगा Q अपान 4πε0 और इंटीग्रेशन के अंदर आपका बचेगा dA cos थीटा और अपान में नीचे यहाँ से बच रहा है r स्क्वायर। क्लियर है ना? यहाँ से जाएगा फाई इज इक्वल्स टू Q अपान में 4πε0 इंटू dA/r स्क्वायर का मान हमने आप लोगों को बताया था d ओमेगा होता है। अभी यहाँ पे लिखा गया है d ओमेगा बराबर dA/r स्क्वायर। तो यहाँ से dA यानी कि क्षेत्रफल सदिश था, या कह सकते हैं क्षेत्रफल सदिश का परिमाण था। तो यहाँ पे हमारा क्षेत्रफल सदिश ना होकर के क्षेत्रफल सदिश के परिमाण का कोई घटक है जो कि यहाँ पे E की दिशा में है। यहाँ पे देख सकते हैं ये अगर dA है इससे कोण थीटा बनाने वाली भुजा जो होती है वो क्षैतिज घटक होती है और उस क्षैतिज घटक का मान हमारा यानी कि ये पूरा क्षेत्रफल हो गया और बटे में r स्क्वायर है तो dA/r स्क्वायर का मान होता है d ओमेगा। तो यहाँ से हम क्या लिख देंगे? d ओमेगा लिख देंगे। ठीक है? तो यहाँ से बन जाएगा फाई इज इक्वल्स टू Q अपान 4πε0 इंटू, अब d ओमेगा का मतलब है छोटे से पृष्ठ के द्वारा इस केंद्र पर बनने वाला कोण। ठीक है? लेकिन d ओमेगा का जो समाकलन है इसका मतलब है इस पूरे पृष्ठ के द्वारा इसके केंद्र O पर बनने वाला कोण। ठीक है? और हम लोग जानते हैं किसी भी बिंदु पर जो पूरा कोण बनता है उसका मान, घन कोण का मान वो होता है 4 पाई।
बात समझ रहे हैं। 4 पाई रेडियन होता है। किसी भी गोलीय पृष्ठ के लिए ओमेगा का जो मान होता है, यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं गोलीय पृष्ठ के लिए घन कोण का जो मान होता है गोले के लिए, ओमेगा बराबर होता है 4 पाई रेडियन, स्टेरेडियन, 4 पाई स्टेरेडियन। ठीक है ना। तो यहां से आपका ओमेगा बराबर 4 पाई होगा, तो यहां से 4 पाई लिख देना है। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, यहां से आपका बन जाएगा फाई इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन 0। ठीक है, यहां तक समझ में आया है। यही क्या है, आपकी गॉस की प्रमेय है। यही गॉस की प्रमेय है। इसमें अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक बार हम फिर से आपको क्लियर कर देते हैं, जल्दी से रिवाइज कर देते हैं। हम लोग जानते हैं कि डी फाई बराबर होता है EDA, उसके बाद ए डॉट बी का यहाँ पे हम लोग सूत्र लगा दिए हैं, ए बी cos थीटा हो गया है। ठीक है, EDA cos थीटा बन गया। समाकलन कर देंगे, समाकलन करेंगे तो यहाँ से आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ EDA cos थीटा। डी फाई का समाकलन आपका हो जाएगा, डी फाई का हो जाएगा फाई, इंटीग्रेशन ऑफ E की वैल्यू रख दिए हैं, उसके बाद DA cos थीटा बटे आर स्क्वायर को एक साथ कर दिए हैं। DA cos थीटा बटे आर स्क्वायर का हो जाएगा डी ओमेगा। डी ओमेगा का जो पूरा समाकलन है किसी भी गोलीय पृष्ठ के द्वारा, पूरे गोलीय पृष्ठ के द्वारा किसी केंद्र पर बनने वाला जो कोण होता है वो 4 पाई होता है। यहाँ पे 4 पाई स्टेरेडियन लिख देना है, 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन 0 बन जाएगा। ठीक है, अगर आप लोगों को कोई भी समस्या होती है वीडियो को रिवाइज करके आप लोग फिर से देख सकते हैं। ठीक है ना। तो आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग, गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। ठीक है, गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग देखेंगे। तो कुछ महत्वपूर्ण से अनुप्रयोग हम लोग इसमें कवर करेंगे और जो भी इंपॉर्टेंस है, और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को दिया जाएगा। इसमें सबसे पहला आपका अनुप्रयोग है अनंत लंबाई के सीधे चालक तार के निकट, अनंत लंबाई के सीधे चालक तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चालक तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है ना। तो यहां से हम लोग आइए देखते हैं कैसे इसको ज्ञात किया जाएगा, और ये परीक्षा में कई बार पूछा गया है, बहुत महत्वपूर्ण सा प्रश्न है। तो आइए समझते हैं। अनंत लंबाई के सीधे चालक तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ से हम लोग देखिए मान लेते हैं, कंसिडर करेंगे एक अनंत लंबाई का कोई चालक तार है जो कि एक समान रूप से आवेशित है। यहाँ से प्लस 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 कर देना है, एक समान आवेश प्लस क्यू से आवेशित है। ठीक है, इससे स्मॉल आर की दूरी है, इस चालक तार से स्मॉल आर की दूरी पर कोई पॉइंट P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। ठीक है, माना एक अनंत लंबाई का चालक तार है जो कि एक समान आवेश प्लस क्यू से आवेशित है। इससे स्मॉल आर की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर इस अनंत लंबाई के चालक तार द्वारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस अनंत लंबाई के चालक तार में हम लोग कोई छोटा सा पार्ट ले लेते हैं L लंबाई का, और इस L लंबाई के चालक तार के द्वारा उस बिंदु P पर हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करेंगे। तो इसको ज्ञात करने के लिए हमें एक काल्पनिक पृष्ठ यानी कि गॉसियन पृष्ठ की आवश्यकता होगी, जिसको हम लोग यहाँ पे खींचेंगे। और गॉसियन पृष्ठ ठीक वैसे ही होगा जैसे कि वो आकृति होगी जिसके चारों तरफ हम लोग गॉसियन पृष्ठ खींच रहे हैं। यहाँ पे चालक तार लिया गया है, गॉसियन पृष्ठ चालक तार के चारों तरफ खींचनी है। तो चालक तार के चारों तरफ गॉसियन पृष्ठ खींचने के लिए हम लोग जानते हैं जो तार होता है वो बेलनाकार होता है, इसलिए जो पृष्ठ खींचेंगे वो भी बेलनाकार खींचना है, बेलन के आकार का। ठीक ऐसे ही जैसे आप लोग मार्कर देख रहे हैं। ठीक है, तो इसके चारों तरफ गॉसियन पृष्ठ खींच देना है, और ये गॉसियन पृष्ठ होगा बेलनाकार। तो यहाँ पे बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे, ये हो गया। और ये इसकी जो त्रिज्या है स्मॉल आर है,
और इसकी जो लंबाई है गॉसियन टेस्ट की वो L है, ठीक है ना। और इस बिंदु P पर एक छोटा सा पार्ट हम लोग काट लेते हैं इसी गॉसियन टेस्ट का, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऊर्ध्वाधर यानी कि पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होगी। बाहर की ओर इसलिए होगी क्योंकि जो आवेश है यहाँ पे प्लस क्यू आवेश लिया गया है, जो चालक तार है एक समान आवेश प्लस क्यू से आवेशित है, ठीक है ना। और इस पर जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो भी एकदम पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होगा। हम लोग जानते हैं कोई भी किसी भी सतह का जो क्षेत्रफल सदिश होता है वो सतह के लंबवत बाहर की ओर होता है, इसलिए यहाँ पे क्षेत्रफल सदिश डीए लिख देना है, ऊर्ध्वाधर पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ई और डी दोनों एक दूसरे के समांतर हो गए हैं, कहने का मतलब एक ही दिशा में हो गए हैं, इसलिए यहाँ पे जो कोण बनेगा ई और डी के बीच का कोण 0 अंश होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग जानते हैं डी फाई बराबर होता है वेक्टर ई डॉट डी, ठीक है। डी फाई बराबर क्या होता है, ई डॉट डी होता है, जहां से डी फाई इज इक्वल्स टू ई डी ए कॉस थीटा सूत्र लगाएंगे डॉट बी का, यहाँ से ई डी ए कॉस 0 हो जाएगा। कॉस 0 इसलिए क्योंकि वेक्टर ई और वेक्टर डी ए दोनों एक दूसरे के समांतर है, तो यहाँ से डी फाई बराबर कॉस 0 का मान 1 होता है, तो डी ए का 1 में गुणा कराएंगे ये ई डी ए हो जाएगा, ठीक है। समाकलन करेंगे, समाकलन करने पर समाकलन करेंगे, यहाँ से आपका बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डी, ठीक है। डी फाई का जो समाकलन है वो आपका फाई होगा, इज इक्वल्स टू ई कांस्टेंट है बाहर कर लेना है, ई की वैल्यू हमें निकालनी है, और इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। इंटीग्रेशन ऑफ डी ए का मतलब है बेलन का वक्रपृष्ठ लिखना है, और बेलन का वक्रपृष्ठ होता है 2 पाई आर एच, ठीक है। तो 2 पाई आर एच में इसको लिखेंगे, यहाँ पे आर तो आर ही है लेकिन एच की जगह पर हमारा क्या है एल है, तो यहाँ पे लिख देना फाई इज इक्वल्स टू ई इंटू कितना बन जाएगा 2 पाई आर एल, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया है, क्लियर है ना। 2 पाई आर एच में रखेंगे, यहाँ पे जो एच है एच की जगह पे हमारा कितना है, उसकी लंबाई है, चालक तार की लंबाई एल ली गई है, तो उतनी ही लंबाई का गॉसियन पृष्ठ भी है, तो इसलिए 2 पाई आर एल लिख देना है। अब आगे हम लोग लगाएंगे गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय हम लोग जानते हैं फाई बराबर होता है Q अपान एप्सिलॉन 0, ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग फाई की वैल्यू देख रहे हैं, इक्वेशन सेकेंड में भी फाई की वैल्यू है, इसलिए यहाँ पे हम लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, यहाँ भी फाई की वैल्यू है, ये भी फाई की वैल्यू है, दोनों को इक्वल कर देना है, ये हो जाएगा E इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल्स टू Q अपान एप्सिलॉन 0, ठीक है। 2 पाई आर एल को साइड कर लेंगे, यहाँ से हो जाएगा आपका E इज इक्वल्स टू 2 पाई आर एल ले चलेंगे और एप्सिलॉन 0 को 2 पाई के साथ लिख देंगे, ये बनेगा 2 पाई एप्सिलॉन 0, आर एल को एक साथ कर देना है, ये हो जाएगा Q अपान में आर एल, ठीक है। ऊपर नीचे 2 से गुणा करिए क्योंकि हम लोग 2 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू नहीं जानते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन 0 की जानते हैं, तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा, और यहाँ ऊपर भी 2 लिख देना है। 2 दूनी 4 कटने के बाद ये बनेगा, ऐसा लिखने से इसकी वैल्यू हमें पता है 9 × 10 की घातें 9 होती है, ठीक है। ये हो जाएगा 2Q अपान में आर एल, ठीक है ना। यहाँ से आपका बन जाएगा Q बाई एल को एक साथ कर लेना है, E इज इक्वल्स टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2 ब्रैकेट में Q अपान एल को एक साथ कर देंगे, बटे में R लिख देना है, ठीक है ना। तो यहाँ से जो Q बाई एल है उसकी जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2 लैम्डा बटे में R। लैम्डा आप लोगों के लिए नया है, हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। लैम्डा जो है वो आपका है लैम्डा इज इक्वल्स टू Q बाई एल। Q बाई एल का मतलब है आवेश बटे लंबाई, चालक तार की लंबाई। अब इसी चालक तार की लंबाई को अगर एकांक मानेंगे तो लैम्डा बराबर Q हो जाएगा। इसका मतलब है
किसी भी एकांक लंबाई की चालक तार पर जितना आवेश उपस्थित रहेगा उसी को आवेश का रेखीय घनत्व यानी कि लैम्डा कहते हैं। फिर से एक बार आप लोग समझ लीजिए, किसी भी एकांक लंबाई के चालक तार पर उपस्थित आवेश की मात्रा को उसका आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। इसको लैम्डा से डिनोट किया जाता है। ठीक है, अब इसको हम लोग सदिश रूप में भी लिख सकते हैं, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। यहाँ से लिख देंगे सदिश रूप में वेक्टर E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू 2 लैम्डा अपान r। यहाँ बगल में लिख देना है r कैप, जहां r कैप एकांक सदिश है। ठीक है ना, तो यहाँ तक आप लोग पढ़िएगा। इसके बाद और भी कुछ महत्वपूर्ण से इसके अनुप्रयोग हैं। गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड किए जाएंगे। तब तक आप लोग इसको देखिए और अन्य विद्यार्थियों तक भी इसको पहुंचाइए, जिससे ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी इस लेक्चर्स को पढ़ सकें और घर बैठे पढ़ सकें और वो अपने ज्ञान का वर्धन कर सकें।